नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। आज तारीख है 13 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल का वीडियो होगा ये। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपके पीटी मेन सभी एग्जाम के लिए, न्यूज़ भी हैं आर्टिकल भी हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और पीटी के लिए भी कुछ फैक्ट मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ही आईआर का भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो द हिंदू में लेख आया था लंबा चौड़ा सा, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। एक एफएओ का रिपोर्ट आया है, उसकी भी बात करेंगे। डेली अगर आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना हो, डेली आंसर राइटिंग बहाना होता है। दरअसल में आप लिखना भी सीख जाते हैं, आपका टॉपिक भी तैयार हो जाता है और साथ ही साथ में क्या होता है, आपका एक रूटीन बन जाता है कि डेली मुझे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसको लेकर अगर आपको जुड़ना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक रहता है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। ओके, और आज 13 तारीख है, तो आपका पीटी का रिजल्ट आया हुआ 1 महीना हो गया है और 30 सितंबर से जोड़ लीजिए कितने महीने हो गए हैं। अभी आप अगर सोच रहे हैं कि पीटी का रिजल्ट नहीं हुआ, आगे क्या किया जाए, दुख में है, दुविधा में है, शोक मना रहे हैं कि पीटी 4 नंबर छूट गया, 1 नंबर छूट गया, तो वो सब समय निकल चुका है। महीनों हो गए शोक मनाते हुए। अब आगे का देख लीजिए, अगर आपको बीपीएससी देना है तो, क्योंकि समय इतनी तेज़ी से निकलता है ना तैयारी के दौरान कि आपको पता नहीं चलेगा कि अगला सितंबर कब आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए और आगे की देखिए कि आगे अगला जो एग्ज़ाम होगा 30 सितंबर का, अगले दिसंबर में, जनवरी में आप कम से कम मेंस दें, तो उस पर काम कीजिए अभी से, ना कि पिछले को लेकर अफसोस करते रहिए। ओके, और देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो भजन लाल शर्मा विल बी द न्यू सीएम ऑफ राजस्थान। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने और सीएम भी बन गए हैं। और एमपी में क्या हुआ, एमपी में मामा शिवराज सिंह चौहान जो है उनको हटा दिया गया। उनके साथ पता है क्या हुआ, मैं थोड़ा सा ह्यूमर के लिए बताता हूँ आपको। जैसे खूब मेहनत करके आपने एग्ज़ाम की तैयारी की, एग्ज़ाम निकाल भी लिया, पास भी हो गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंत में नियुक्ति पत्र नहीं मिला। पटवारी के एग्ज़ाम में जैसे हुआ था ना, नियुक्ति पत्र मिला ही नहीं। तो वही हुआ है शिवराज सिंह चौहान के साथ में। अच्छे नेता थे लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो भजन लाल शर्मा जी का नाम ध्यान में रखिएगा, कई बार पीटी में इस तरह के फैक्ट पूछ सकता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। लोकसभा पास बिल फॉर वुमेन कोटा इन जम्मू कश्मीर पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में और पांडिचेरी विधानसभा में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है 33% विधानसभा लोकसभा में, आपको पता है, उसी को लेकर बिल पास किया गया। कहाँ के लिए, तो पांडिचेरी के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए। ओके, आज के आर्टिकल डिस्कशन पर चलते हैं, देखते हैं आज का आर्टिकल क्या है। देखिए आर्टिकल आया था द हिंदू में कि भारत जो है, इंडिया, उसकी विदेश नीति जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, तो ये डायनेमिक हो गया है। हम पूरे दुनिया में ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, पूरे दुनिया भर में अपनी एक साख बनाने की बात करते हैं, लेकिन हम ठीक है, लेकिन हमारे अगल बगल में, हमारे पड़ोस में क्या सब चल रहा है उस पर शायद हमारी नज़र कमज़ोर है, या हमारे अपने पड़ोस में हमारी पकड़ कमज़ोर पड़ रही है। अभी बांग्लादेश में चुनाव से पहले वहाँ पर भीषण तरीके से क्या चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद से श्रीलंका का भी हाल देख चुके हैं आप, मालदीव का भी हाल देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आस पड़ोस में जो हलचल हो रही है उसके कारण हमारे फॉरेन पॉलिसी पर क्या उठ रहे, सवाल उठ रहे हैं। हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की बात करते हैं, लेकिन अपने आस पड़ोस में झांक कर हम थोड़ा सा कम देख रहे हैं। तो उसी को लेकर आज का आर्टिकल होगा कि दक्षिण एशिया में भारत की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसमें वही चीज़ बताया गया कि देखिए वैश्विक रूप से हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोस से दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में क्या हो रहा है, हमें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वस्तुतः ऐसा प्रतीत लगता है कि भारत के राह में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, आंशिक रूप से इसलिए इस क्षेत्र में शक्तिशाली पड़ोसी के उद्भव को लेकर अन्य देश आशंका रखते हैं। यह परिदृश्य भारत के लिए अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण स्थिति पेश कर रहा है, जिसका सामना भारत को पहले कभी नहीं करना पड़ा था। अब आपका आर्टिकल शुरू हो रहा है। पहले मैंने आपको भूमिका बता दी है कि किस प्रकार से कौन सी चुनौती और किस परिप्रेक्ष्य, इसी के संबंध में इन्होंने एक जो विचारक है उनको कोट किया है। जॉन मियर साइमर का आक्रामक यथार्थवाद का सिद्धांत है। जॉन रीमर साइमर जो हैं वो बोलते हैं कि ऑफेंसिव रियलिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है आगे मैं बताऊंगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक प्रमुख सिद्धांतकार हैं ये, जो आक्रामक यथार्थवाद के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ओके, इस सिद्धांत के तहत क्या कहते हैं ये, इस सिद्धांत के तहत ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अंतर्निहित रूप से अराजक ही होता है। जो इंटरनेशनल जो व्यवस्था है, सिस्टम है,
वो अगर नेचुरल रूप में अगर देखें उसको तो अराजक ही होता है, जिसमें राज्यों को अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी शक्ति को अधिकतम करने के प्रयास के माध्यम से अपनी सुरक्षा एवं अस्तित्व को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपनी शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, उसी से आप सुरक्षित होंगे कभी भी। ये क्या है? तो ये है ऑफेंसिव रियलिज्म, आक्रामक यथार्थवाद कि रियलिस्टिक चीज़ें तो यही है कि शांति और बाकी चीज़ों का संदेश तो चलता रहता है, लेकिन जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं होंगे। ओके, मीयरसाइमर का तर्क है कि राज्य प्रभुत्व की तलाश से प्रेरित होते हैं। यह तलाश प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा व अंततः संघर्ष को जन्म देती है। मीयरसाइमर क्या तर्क देते हैं कि हर राज्य जो है वो प्रभुत्व की तलाश में कर रहता है कि भाई डोमिनेंस कहाँ पर स्थापित किया जा सके, और इस डोमिनेंस के कारण से कंपटीशन बढ़ता है और सुरक्षा बढ़ता है और अंततः संघर्ष को जन्म देते हैं। जैसे आप संघर्ष कहाँ पर देख सकते हो, रूस यूक्रेन में क्या है, डोमिनेंस का ही संघर्ष दिखेगा आपको। अफ्रीकी देशों में जो सैन्य आप सुनते हो कि सैन्य तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर भी डोमिनेंस ही है। ये डोमिनेंस का ही खेल चलता रहता है पूरी दुनिया में, हमारे आस पड़ोस में भी चल रहा है। इसलिए भारत को दक्षिण, ग्लोबल साउथ, बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए, नहीं साथ में अपने पड़ोस में थोड़ा सा झांक कर देखना चाहिए कि हम अपने पड़ोस में पिछड़ रहे हैं किसी से। ओके, वर्तमान भू राजनीति में भारत के समक्ष कौन कौन सी दुविधाएं मौजूद हैं? जो करंट का जियो पॉलिटिक्स है उसमें हमारे सामने कौन कौन सी दुविधाएं हैं, अब उसको जरा सा रेखांकित कर लेते हैं। भारत को अपने पड़ोस में कई दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से प्रत्येक दुविधा अद्वितीय चुनौती प्रस्तुत कर रही है। इन दुविधाओं को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है पॉलिटिकल डायलेमा। अब ये क्या होता है भाई? तो भारत विरोधी शासन व्यवस्थाएं स्थापित हो रही है अपने आस पड़ोस में, ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल डायलेमा है हमारे लिए, है ना। प्रमुख दुविधाओं में से एक है दक्षिण एशिया में राजनीतिक रूप से भारत विरोधी शासनों का उदय। अगर आप दक्षिण एशिया को ध्यान से देखेंगे, मालदीव को जरा ध्यान से देखिए, वहाँ पर भारत विरोधी शासन दिखेगा आपको। उदाहरण के लिए मालदीव ने नई सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाते हुए मुखरता से भारतीय सैनिकों को देश से निकालने की मांग की, और इस आधार पर पूरा का पूरा अपना चुनावी कैंपेन ही चलाया वहाँ पर मोहम्मद मोइजू ने कि हम इंडिया आउट का कैंपेन चला रहे हैं, भारत को बाहर निकाल रहे हैं। भारत की यात्रा भी नहीं की उन्होंने तुर्की की यात्रा की, जो पहले के मालदीव के राष्ट्रपति या कोई भी शासक भारत की पहली यात्रा करते थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे सैनिकों को भी निकालने की वहाँ से बात कर रहे थे और निकाल भी दिया गया है। संभावित विचारात्मक बदलाव, बांग्लादेश में आगामी चुनाव, जहां खालिदा जिया कौन है? तो मिलिट्री डिक्टेटर का शासन हुआ था बांग्लादेश में। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया था। तो उस मिलिट्री डिक्टेटर जो था तानाशाह, उसकी पत्नी है खालिदा जिया। वो राजनीति में बहुत ही ज़्यादा क्या हैं तो प्रचलित हैं, और वहाँ पर ये विपक्ष की पार्टी में है। वहाँ पर 2 वुमेन हैं बांग्लादेश में, वुमेन प्राइम मिनिस्टर का चलन है। अभी है वहाँ पर शेख हसीना, और दूसरी कौन है विपक्ष की? तो खालिदा जिया। शेख हसीना को भारत समर्थित माना जाता है, जबकि खालिदा जिया को कट्टरपंथी भारत विरोधी माना जाता है। तो खालिदा जिया जो हैं वो संघर्ष कर रही हैं और उनका शासन आने की बात हो रही है। कब? तो आने वाले चुनाव के पश्चात। ओके, भारत के राजनीतिक दुविधा में एक और परत जोड़ता है। यह आशंका मौजूद है कि ऐसी सरकार विचारधारा के स्तर पर भारत विरोधी हो सकती है, जिससे राजनयिक संबंध व क्षेत्रीय स्थिरता जटिल बन सकती है। जब तक शेख हसीना की सरकार रहती है, हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत ही अच्छे रहते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर असामाजिक तत्व जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। कट्टरपंथ बांग्लादेश में आपको ये सामान्य तौर पर नहीं दिखेगा, लेकिन कट्टरपंथ को फिर बढ़ावा मिलता है, और साथ ही साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है ये क्या हो जाता है, असुरक्षित हो जाता है। क्योंकि बांग्लादेश से क्या किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी हैं वो बांग्लादेश से ऑपरेट करते हैं कई बार, और शेख हसीना की सरकार रहती है तो उसको तो अरेस्ट कर लेती है, लेकिन खालिदा जिया की सरकार में इग्नोर किया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के भागों में समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ओके, संरचनात्मक दुविधा, चीन का प्रभाव। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत को संरचनात्मक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व भारत के लिए एक चुनौती है, चूंकि चीन इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक व राजनीतिक खिलाड़ी बन गया है। यह भौतिक लाभ की इच्छा रखने वाले क्षेत्रीय देशों को आकर्षित कर रहा है, पैसे देकर और भी बहुत सारी सुविधाओं को देकर ये जो देशों को आकर्षित करता है, और फिर वो भारत विरोधी हरकतें करता है वहाँ पर आकर, जिसका उदाहरण आप श्रीलंका में ले सकते हैं, जहाँ पर
और आए दिन चीन के जासूसी जहाज़ लगे हुए रहते हैं वहाँ पर। ओके, और चूंकि हमारा दक्षिण भारत के क्षेत्र में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे लिए चिंता का कारण बन जाता है चीन का जासूसी जहाज़। ओके, इस संरचनात्मक बदलाव से भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकना कठिन हो गया है। अब जितना इकोनॉमिक रूप से या संसाधन के दृष्टिकोण से चीन सपोर्ट कर सकता है इन देशों को, उतना तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पिछड़ जाते हैं। चाहे वो नेपाल की बात हो, चाहे वो श्रीलंका की बात हो, चाहे वो मालदीव की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, म्यांमार की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, इन सभी जगहों पर हम पिछड़ जाते हैं उनको सपोर्ट करने में, समर्थन देने में। ओके, मानदंडात्मक दुविधा, नॉर्मेटिव डायलेमा, ये क्या होता है? बदलती क्षेत्रीय गतिशीलता। ऐतिहासिक रूप से भारत का इस भूभाग के प्रति मानदंडात्मक व राजनीतिक रुख रहा है। एक गैर मानदंडात्मक विकल्प के रूप में चीन का उद्भव भारत के पारंपरिक समीकरण को चुनौती दे रहा है। भारत का पहले इन क्षेत्रों में अच्छा खासा पकड़ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, चीन का जब से उदय हो रहा है इन क्षेत्रों में, तब से हमारा प्रभाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है इन क्षेत्रों में। ओके, अगला क्या है? चीन का मानदंड युक्त मुक्त क्षेत्र, नॉर्म्स फ्री जोन होने का दृष्टिकोण दक्षिण एशियाई कूटनीति गतिशीलता को बाधित कर रहा है, क्योंकि क्षेत्र के देशों को एक ऐसी शक्ति के साथ संरेखित होना अधिक आकर्षक लग सकता है जो उन पर मानदंडात्मक शर्तें लागू नहीं करेगा। बिना शर्तों के, बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए हुए ढेर सारे सुविधाओं को दे देना या फिर देने के दिखावा करना, ये चीन का एक रणनीति रहा है। इसी में ये देश क्या होते हैं, फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। सीमित विकल्प, दक्षिण एशियाई राज्यों के लिए व्यवहार्य विकल्पों का अभाव रहा है, एक दुविधा उत्पन्न करता है। चीन द्वारा एक गैर मानदंडात्मक विकल्प के पेशकश के साथ भारत को क्षेत्र बदलती गतिशीलता को समायोजित करने के लिए अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह बदलाव अपने पड़ोस में मानदंड व राजनीतिक अपेक्षाएं लागू करने में भारत के ऐतिहासिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। जो भारत का ऐतिहासिक प्रभुत्व हासिल था नेपाल में, मालदीव में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में, उसको चुनौती मिल रही है राइजिंग चाइना के कारण से। ओके, आगे बढ़ें। चीन भारत से किस प्रकार अलग स्थिति रखता है, अब ये भी देख लेते हैं इस क्षेत्र में। BRI व आर्थिक प्रभाव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव व अन्य परियोजनाओं में चीन की सक्रिय भागीदारी का परिणाम स्वरूप क्षेत्र में छोटे राज्यों के बीच उलझाव बढ़ गया है। BRI एक बृहद अवसंरचना व आर्थिक विकास परियोजना है, जिसमें पता ही आपको क्या करता है चीन, पोर्ट से लेकर पावर प्लांट से लेकर रोड से लेकर रेलवे नेटवर्क से लेकर हर चीज़ का निर्माण कर रहा है। चीन की वित्तीय क्षमता इन पहलों के प्रति प्रतिबद्ध है, उसे भारत पर एक उल्लेखनीय लाभ की स्थिति प्रदान करती है। उसके पास इकोनॉमिक पावर इतना ज़्यादा है कि हम वहाँ पर क्या होते हैं, थोड़े से पिछड़ जाते हैं। ओके, दक्षिण एशियाई राज्यों की ओर हाथ बढ़ाना। चीन ने दक्षिण एशियाई राज्यों की ओर हाथ बढ़ाने में एक अग्र सक्रिय दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मानक या अन्य कारणों से उनकी अनदेखी कर सकते हैं या उनका साथ छोड़ सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण में तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को आप देख सकते हैं, जहां पर अमेरिका और भारत ने मानवाधिकार, महिलाओं का अधिकार, इन सब चीज़ों को लेकर तालिबान से डायरेक्ट वार्तालाप नहीं की, जबकि चीन ने की और अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा खनिज का ब्लॉक अपने नाम से एलोकेट करवा लिया। तो उसके लिए कोई मानदंड नहीं है। यही तो यहाँ पर बातचीत हो रही कि चीन के लिए किसी से बात करने के लिए उसकी पृष्ठभूमि देखना, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, वो सब देखना जरूरी नहीं है। केवल और केवल एक चीज़ देखना है कि भाई हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। इसीलिए आपको शुरुआत में मैंने बताया कि रियलिस्टिक जो अप्रोच होता है वो क्या होता है। एक जो इंटरनेशनल रिलेशन के ज्ञाता थे, उन्होंने जो दिया था बयान, उसको मैंने आपको बताया कि रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है नो मैटर तालिबान अपने देश में कैसे शासन कर रहा है, कैसे, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो ये देखना चाहिए ना हमारा इंटरेस्ट क्या है ना। तो ये देखकर हमें उससे संबंध बनाना चाहिए था। अब अमेरिका बोल रहा है कि तालिबान खराब है, तो इसलिए तालिबान खराब थोड़ी ना हो जा सकता है। अब किसी एक देश में लोकतंत्र है, सुनिएगा जरा मेरी बातों को, मैं समझा रहा हूँ। भारत है, उसमें लोकतंत्र है। भूटान है, वहाँ पर राजशाही है, राजशाही वाला लोकतंत्र है। वहाँ पर लोकतंत्र वहाँ पर बहुत कमज़ोर है। कोई लोकतांत्रिक ढांचा वहाँ पर जिस तरह से अपने देश में या कई और देशों में होता है, इस तरह का नहीं है वहाँ पर। क्या वहाँ के लोग सुखी नहीं है क्या? क्या एक ही शासन पद्धति पूरी दुनिया की हो सकती है क्या? डेमोक्रेटिक लोकतंत्र कोई और भी तो हो सकता है ना। तालिबान अफगानिस्तान के लोग अफगानी हैं, उनको अपने तरीके से शासन करने का पूरा अधिकार है। उनको कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि जो भारत में शासन पद्धति है, अमेरिका में शासन पद्धति, उसी के अनुसार शासन करें। हो सकता है वो अपने इस्लामिक पद्धति के साथ शासन करें वो, हमें क्या मतलब उससे। हमारे देश में हम महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा देना चाहते हैं, आज़ादी देना चाहते हैं, अपने देश में दो, अमेरिका अपने देश में दे। हम अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसको लेकर हम तालिबान के साथ संबंध नहीं बनाएंगे। ये क्या होता है,
कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को नुकसान पहुंचाता है। और कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि जहां पर लोकतंत्र होगा उसी के साथ हम अच्छा संबंध बनाएंगे। इस हिसाब से तो हमें बहुत सारे देशों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इस तरह के मानदंड जो हमने डिसाइड कर लिए ना IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके कारण से हमें बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अब अफगानिस्तान में भारत की अच्छी खासी पकड़ है, अभी भी है, तालिबान आने के बाद भी है, लेकिन हम उस चीज़ को कैश नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, सैन्य शासित म्यांमार और संकटग्रस्त श्रीलंका के साथ चीन के संलग्नता के रूप में देखा जा सकता है। अब सैन्य शासित म्यांमार है, भारत हमेशा सैन्य शासन का म्यांमार में विरोध करता है। वहाँ पर जो इससे पहले लोकतांत्रिक ढांचा था उसको हटाकर सैन्य तख्तापलट हो गया है म्यांमार में, आपको पता होगा। लेकिन चीन के उसके साथ अच्छे संबंध हैं, अभी भी हैं। हमारे उसके साथ संबंध कमज़ोर होने शुरू हो गए जैसे ही सैन्य शासन आए। क्यों? क्योंकि हमने अपना एक क्या कर रखा है कि हम वैश्विक मूल्यों को बढ़ावा देंगे। तो वैश्विक मूल्यों से ज़्यादा अपने संबंधों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, मेरे हिसाब से अपने इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। भारत भी राजनयिक पहुंच बढ़ाने में संलग्न है, लेकिन चीन के प्रयासों का पैमाना व वित्तीय समर्थन इस क्षेत्र में उसके अधिक उल्लेखनीय समग्र प्रभाव में योगदान देता है। सीमा विवाद समाधान रणनीति, अपने पड़ोसियों के साथ भारत छोड़कर चीन ने सभी के साथ सीमा विवाद निपटा लिया है अपना। लेकिन भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है, पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है, श्रीलंका के साथ जल संधि को लेकर विवाद रहता है हमेशा। तो ये क्या है, हमें इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि भाई पहले अपने आपसी संकट, जो अपने आपसी समस्याएं हैं, जिस प्रकार से हमने बांग्लादेश के साथ 100वां संविधान संशोधन करके सीमा विवाद का परमानेंट निपटारा कर दिया, तो हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत होने शुरू हो गए। इसी प्रकार से हम बाकी देशों के साथ भी क्यों नहीं करते हैं, है ना। भारत को इन दुविधाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इस क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति घट रही है कहीं न कहीं, और उसकी जगह चीन ले रहा है। भू राजनीतिक बफर के रूप में चीन का उदय। दूसरा कारण चीन का आक्रामक और प्रभावकारी उदय है, जिसके कारण से भी क्या हो रहा है, कहीं न कहीं हमें सामना करना पड़ा है कठिनाइयों का। तो दक्षिण एशिया की स्थिति के बारे में आपको डिटेल में समझाया है मैंने। समझने की इसको कोशिश कीजिएगा, रटिएगा मत। इसमें अगर आप बैठकर एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे थोड़ी देर, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं आज का क्या। अगला टॉपिक है आज का PM जनमन योजना। PM जन मन योजना। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि PM जनमन योजना कौन सा है। PM जनधन तो, लेकिन PM जनमन क्या है ये, तो इसके बारे में ज़रा ध्यान से देख लेते। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये। अगर आज से पहले नहीं पता था तो आज पता कर लीजिए। और अगर एग्जाम में आए, PT में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, तो इसको आप कम से कम वहाँ पर गलत नहीं करेंगे। ओके, PM जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाना है। जनजातियों में भी कौन? तो PVTG ग्रुप को। PVTG में 10 बार कम से कम समझा चुका हूँ, इसलिए आगे आएगा तो मैं समझा दूंगा। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एकीकरण जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और PVTG समुदाय के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। यह योजना 9 संबंधित मंत्रालय द्वारा देखरेख किए जाने वाले 11 महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो PVTG वाले गाँवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसमें PM आवास योजना के तहत, अब देखिए PM जनमन योजना में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। PM आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास दिया जाएगा, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ साथ अस्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। ये सब कुछ PVTG के जो गांव हों उसमें ये सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी। ओके, इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड व ऊर्जा प्रणाली तथा सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। ऑफ ग्रिड ऊर्जा प्रणाली का मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर तक जो बिजली आती है ना, वो ग्रिड के थ्रू आती है। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है कि उसी क्षेत्र में बिजली का व्यवस्था करके उनके घरों तक बिजली पहुंचा देना। या तो इसका क्या क्या हो सकता है कि भाई वहाँ पर विंड एनर्जी का अगर इंतजाम है तो वो कर दो, बड़े बड़े विंड जो मशीन होते पवन चक्की वो उसको लगाकर, या तो आप उनको सोलर दे दो, जिससे क्या होगा, उनको कोई ग्रिड से जोड़कर हमें बिजली पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी। सोलर पैनल लगा देंगे, उनको बिजली मिल जाएगी। ओके, 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड वगैरह सब बता दिया मैंने आपको। इस योजना से PVTG के साथ भेदभाव और उनके बहिष्कार के विविध व प्रतिच्छेदन रूपों का समाधान कर राष्ट्रीय और वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय मूल्यवान योगदान को मान्यता व महत्व देकर PVTG के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है। PVTG जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, धैर्य रखें, मैं आगे बताऊंगा। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि ट्राइबल में भी जो वल्नरेबल ट्राइबल हैं, जो ट्राइबल में भी पिछड़े हुए ट्राइबल हैं। एक तो ट्राइबल ही पिछड़े हुए होते हैं, आदिवासी लोग, उनके पास संपत्ति और ज़मीन और रहन सहन का उनका थोड़ा सा पिछड़ापन होता है, तो शिक्षा शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए होते हैं। लेकिन उसमें भी जो पिछड़े हुए, अति पिछड़े हुए हैं, उनको PVTG कहा जाता है। ओके,
कार्यान्वयन चुनौती, पीवीटीजी पर अद्यतन डेटा की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अब आपने योजनाएं तो बना दी है, लेकिन अभी भी पीवीटीजी हैं कौन, कितने हैं, इसको लेकर अभी भी संघर्ष चलता रहता है कि भाई कौन है पीवीटीजी, कितने हैं, कहाँ कहाँ पर बसे हुए हैं, है ना। क्योंकि पीवीटीजी के लिए अंतिम उपलब्ध जनगणना डेटा 2001 का है। 2001 और 2023 में 22 साल का अंतर है। अगले साल 23 साल का अंतर हो जाएगा। 23 साल में भारत की आबादी कहाँ से कहाँ पहुँची है। पीवीटीजी को आज भी आप उतना ही आबादी मान कर पढ़ रहे हैं। ये कितना बड़ा अन्याय है बताइए। किसी का आबादी तक हमें नहीं पता। 2011 में इनकी आबादी क्यों नहीं पता की गई, जरा पूछे कोई सरकार से, जिनके अनुसार इन समुदाय से संबंधित लोगों की कुल संख्या लगभग में 27.6 लाख थी। तो अब करीब में करोड़ तो पहुँच ही गई होगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आधारभूत सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। नहीं, पीवीटीजी आबादी का एक सटीक व वर्तमान डेटा संकलन किया जाना बाकी है। क्यों? क्योंकि पीवीटीजी में कई सारे घुमंतू लोग भी शामिल होते हैं जो घूम घूम कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब उनको ढूंढकर उनकी जनसंख्या का पता लगाना क्या है, बहुत ही कठिन काम है। ओके, वर्ष 2002 में सामाजिक न्याय व अधिकारिता पर संसदीय अस्थायी समिति को प्रस्तुत जनसंख्या डेटा 2011 की जनगणना पर आधारित था। इसमें महाराष्ट्र 2022 में, मणिपुर और राजस्थान की पीवीटी जनसंख्या शामिल नहीं थी। 2011 वाली जनसंख्या में महाराष्ट्र, मणिपुर व राजस्थान की पीवीटी जनसंख्या को शामिल ही नहीं किया गया था। वर्तमान डेटा की कमी पीवीटी समुदाय की जरूरत और प्रगति के सटीक मूल्यांकन में बाधा डालती है। जो जनमन योजनाएं हम लागू कर रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारी योजनाएं हैं, 11 मंत्रालय मिलकर अलग अलग योजनाओं को कहाँ पर लागू कर रहा है, तो पीवीटीजी के लिए, जिसमें आवास का भी है, जिसमें स्वच्छ पेयजल का भी है, जिसमें भोजन का भी है, जिसमें स्ट्रीट लाइट का भी है, जिसमें घर पर सोलर पैनल लगाने का भी है। तो ये सब कुछ अगर हम पीवीटीजी को देना चाहते हैं एक अस्थायी जीवन के लिए, तो हमें पहले उनके बारे में पता तो होना चाहिए। वही डेटा ही नहीं है हमारे पास। 2013 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा अनुशासित पीवीटीजी समुदाय के लिए विशिष्ट जनगणना की अनुपस्थिति उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की स्थिति पर व्यापक जानकारी इकट्ठा करने की चुनौती को ओर बढ़ा देती है। इससे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जनगणना हमने जो नहीं की है ना पीवीटीजी की, इसलिए हमें क्या हो रहा है, उनके बारे में सटीक आंकड़े पता नहीं चल पा रहे हैं हमें अभी भी, है ना। इसके कारण चुनौतियां बढ़ रही हैं। और मैं आपको बता दूं, जनगणना 2021 में होना चाहिए था, 2023 बीत गया है, जनगणना नहीं हुआ है अपने देश का। कोई पूछे क्यों नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों में पीवीटीजी की जरूरत एवं क्षमताओं को लेकर जटिलता और विविधता तथा अनुकूलित व लचीले दृष्टिकोण व हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मुख्य धारा के समाज व राज्य में पीवीटीजी द्वारा सामना किए जाने वाले कलंक और भेदभाव तथा हितधारक एवं जनता के बीच संवेदनशीलता, जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, पीवीटीजी का कल्याण कर सकते हैं। अब अगला है कि भाई पीवीटीजी कौन होते हैं, तो इसको जरा सा जान लीजिए। यूपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है, बीपीएससी पीटी में भी पूछा जा सकता है। नंबर भी ध्यान में रखिएगा, कितने नंबर ग्रुप हैं ये, और 75 पीवीटीजी समुदाय हैं अभी पूरे देश भर में। तो यही पूछ लिया गया था कितने समुदाय हैं, इसको लेकर ध्यान में रखिएगा जरा। क्या है, तो 1973 में ढेबर आयोग ध्यान में रखना किससे संबंधित है, तो पीवीटीजी के ग्रुप से संबंधित है, पीवीटीजी के कल्याण से संबंधित है। अंतिम जनजातीय समूह को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें घटती या स्थिर आबादी, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन व कम साक्षरता वाले जनजातीय समुदाय को शामिल किया गया था। किन जनजातियों को शामिल किया था पीवीटीजी में, जिनका जो कृषि का पद्धति है वो काफ़ी पुराना हो, और क्या हो उनकी, तो देखिए क्या लिखा हुआ, स्थिर आबादी या घटती आबादी, ट्राइबल में, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि जब से कृषि में, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, उससे भी पहले का कृषि का उपयोग करते हैं वो, आर्थिक पिछड़ापन हो, कम साक्षरता हो, जनजातीय समुदाय को किस में शामिल किया जाता है, पीवीटीजी में। ट्राइबल में भी जो ये समस्याओं को लेकर चलते हैं, उन लोगों को पीवीटीजी में डाला जाता है। इन समूहों को जनजातीय समुदाय के बीच कम विकसित के रूप में पहचाना जाता है। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया था, उससे पहले पीटीजी नाम था इनका। वे दूर दराज और दुर्गम इलाकों में रहते हैं, खराब बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सहायता के कारण चुनौती का सामना करते हैं। पूरे देश भर में इनका फैलाव है, लगभग में सभी राज्यों में रहते हैं, लगभग में। बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां पर नहीं पाए जाते हैं ये। भारत में 18 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी समुदाय हैं। आपसे यही एग्जाम में पूछ लेगा कि क्या भारत के सभी राज्यों में पीवीटीजी पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, उड़ीसा में 15 पीवीटीजी की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक कहाँ पर, तो उड़ीसा में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 12, बिहार झारखंड में 9, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 7, तमिलनाडु में 6, केरल में 5 शामिल है पीवीटीजी। शेष समुदाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और इन सभी राज्यों में रहते हैं। अंडमान में सभी 4
और निकोबार द्वीप समूह में एक जनजातीय समूह को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त। पीवीटीजी के लिए कुछ अन्य पहले भी की गई हैं। जनजातीय गौरव दिवस, इससे क्या होता है, दिवस मनाने से क्या होता है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बहुत ही सुंदर उसमें विश्लेषण दिया हुआ रहता है। एनसीईआरटी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि क्यों हमेशा जनजातियों को नाचते गाते ही दिखाया जाता है। जो जनजातियाँ होती हैं, जो जनजातियाँ होती हैं उनको हमेशा, जो जनजाति समूह होते हैं उनको हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाया जाता है। कभी सोचा है आपने? उनको हमेशा ढोल नगारों के साथ, सर पर अजीबोगरीब तरीके से बांधे हुए चीज़ें, इसी के साथ क्यों दिखाया जाता है। उनकी समस्याओं को लेकर कभी क्यों नहीं बात की जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, कि कौन कौन सी समस्याओं को वो सामना कर रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं उनके समक्ष आ रही है। उन्हीं का तो आवाज़ बनना चाहिए। बाकी यूपी, बिहार, दिल्ली का ही न्यूज़ चलाते रहते दिन भर। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा एक विश्लेषण करके पूछा था, क्या आपने कभी सोचा है कि जनजातियों को हमेशा नाचते गाते, ढोल बजाते, समूह में नृत्य करते, ऐसा ही क्यों दिखाया जाता है। आपने देखा होगा जनजातीय जो मंत्रालय या दिवस मनाया जाता है, इसी से मुझे ध्यान में आया, तो उस दिवस पर भी देखेंगे केवल नाचते गाते दिखाया जाता है और कुछ नहीं दिखाया जाता इनके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो जनजातीय मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम, पता ही होगा आपको, भारत मंडपम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जब G20 होने वाला था तो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम बनाया गया। तो भारत मंडपम में AI का ग्लोबल समिट हो रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ पर हो रहा है? तो ये पीटी में पूछा जा सकता है। ये दिल्ली में हो रहा है, प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान भारत मंडपम है, वहीं पर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय गए, उन्होंने बहुत सारे इशू को उठाया कि देखिए भाई, AI पर काम करने की ज़रूरत तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंसर्न भी हैं जिसको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए हम सभी को मिलकर। उसके बाद इन्होंने बोला, प्रधानमंत्री महोदय ने, कि एजुकेशन कैरिकुलम में शामिल करना पड़ेगा हमें AI से जुड़ी हुई चीज़ों को और चुनौतियों को, दोनों को शामिल करना पड़ेगा। वाटर मार्किंग करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। वाटर मार्किंग क्या होता है पता ही होगा आप। जैसे मैं कोई अपना PDF दूंगा तो बीच वाटर मार्क कर देता हूँ, ब्लर करके हल्का सा, स्टडी फॉर UPSC पीसेस, है ना। तो उसी प्रकार से वाटर मार्किंग करना चाहिए प्रोडक्ट को। उन्होंने कहाँ पर बोला? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो दिल्ली में हुआ है वहाँ पर उन्होंने इन चीज़ों की चर्चा की है। उसके बाद क्या बोला प्रधानमंत्री महोदय ने? उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री जी ने, कि ट्रस्ट ऑन AI विल ग्रो ओनली व्हेन रिलेटेड इथिकल इकोनॉमिक्स एंड सोशल एस्पेक्ट आर एड्रेस्ड। उन्होंने बोला कि AI के सामाजिक पहलू और साथ साथ में क्या, इकोनॉमी को लेकर जो पहलू हैं, जब तक हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक AI को लेकर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। चूँकि AI ही फ्यूचर है, तो AI को लेकर हर एस्पेक्ट को, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा मिलकर। चूँकि ये दुनिया में AI को लेकर सबसे बड़े समिट में से एक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, इसलिए प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पर इन चीज़ों की वार्तालाप कर रहे हैं। इस समिट में, AI समिट में, क्या चाइना इसका पार्टनर है, चाइना इसका सदस्य है? नहीं। आपको पता होगा कोरोना के समय में इसको स्थापित किया गया था। इसमें 29 देशों ने भाग लिया, जिसमें अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश शामिल थे जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया। 3 दिवस तक ये क्या चलेगा, ये समारोह चलने वाला है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। इससे पहले का समिट ओसाका में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्री समिट वाज हेल्ड इन ओसाका। और 2024 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इन 2024 इंडिया विल बी द लीड द चेयर ऑफ द ग्रुपिंग। ये ग्लोबल पार्टनरशिप इंटेलिजेंस है AI को लेकर, इसको कौन चेयर करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा 2024 ईस्वी में? तो 2024 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता हम करने वाले हैं। ओके, सब कुछ क्लियर हो गया, इससे जुड़ा हुआ सारे के सारे। और एक चीज़ प्रधानमंत्री जी ने बात की, क्या बात की उन्होंने बोला कि AI जो है, AI टूल, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, तो खतरनाक भी हो सकता है अगर गलत आदमी के हाथों में लग जाए तो। उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री जी ने बात की कि अगर ये टेररिस्ट वगैरह के हाथों में AI से जुड़े हुए चीज़ें लग जाती हैं तो हमारे डेटा के लिए, हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर भी काम करेगा। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसका चाइना सदस्य नहीं है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत इसकी 2024 में अध्यक्षता करेगा। 2023 में बैठक, पिछले वर्ष कहाँ पर बैठक हुई थी? ओसाका, जापान में। इस वर्ष भारत में हो रहा है और भारत ही 2024 में इसको चेयर करने वाला है। अगला जो रिपोर्ट है ये थोड़ा सा दुखदाई रिपोर्ट है और ये सवाल खड़ा करता है और साथ ही साथ में जवाब भी देता है हमें। सवाल ये खड़ा करता है कि हम दुनिया की 5th इकॉनमी बनने वाले हैं और 74% जो भारतीय हैं
देखिए, ये रिपोर्ट आया है किसका, तो FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट दिया है, इसने बोला है कि 74% जो भारतीय हैं वो कुड नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट इन 2021। ये रिपोर्ट आया है 2021 ईस्वी में 74% भारतीयों को हेल्दी फूड अफोर्ड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, FAO का रिपोर्ट है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको पता होगा कि भारत सरकार जो 5 किलो अनाज देती है मंथली, कितने लोगों को देती है, तो 88 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अनाज देना पड़ता है। तो कहीं न कहीं उस योजना को ये दिखाता है भाई कि ये योजना सही है ना। हम दूसरा दो पक्ष है, अपने देश में भी डायलेमा की स्थिति बनी हुई है, विरोधाभास की। एक तरफ तो हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं, हमारी इकॉनमी बहुत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, हमारे यहाँ उद्योग धंधे और स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट, ये सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन डिजिटल पेमेंट में तो 10 रुपये का जो आप चाय पीते उसको भी काउंट किया जाता है। डिजिटल पेमेंट से आय नहीं बढ़ी है लोगों की। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पहले जो आप सब्जी खरीद कर कैश में देते थे उसकी जगह आप UPI कर देते हैं, बस यही फ़र्क आया है। इस फर्क आने से उस सब्जी वाले की आय नहीं बढ़ी है, वो अच्छा खाना नहीं खाने लग गया है। मैं कुपोषण क्या होता है इन सभी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फैक्ट को देखिए और आईना को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये रिपोर्ट कोई भारत की बुराई नहीं कर रहा है, कोई छवि खराब नहीं कर रहा है हमारी। अगर मेरे में कोई दोष होगा, वो कोई मुझे बताएगा तो मेरी छवि खराब नहीं करेगी। आप अगर मुझे मेरे वीडियो के बारे में फीडबैक देंगे तो उससे मेरी छवि खराब नहीं होगी, बल्कि उस फीडबैक को लेकर मैं आगे सुधार कर सकता हूँ। तो जो लोग आ जाते हैं बोलने कि ये रिपोर्ट भारत को बदनाम करने के लिए होता है, आपको ये बोलना कि आपके 74% भारतीयों को सही से फूड नहीं मिल रहा है, ये आपको बदनाम नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपको आईना दिखाया जा रहा है कि ज़रा इनके लिए काम कर लीजिए। आप खुद से ही ये पता करके आप 88 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, लेकिन वहीं कोई बाहर की संस्था अगर आपको बोल देती है तो आप बोलते हो कि ये बदनाम कर रही है, भारत को सही से देख नहीं पा रहे, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, ये भी तो बाहर की ही संस्था बताती है आपको। ठीक है, तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, हमें इन सब चीज़ों से दूर हटकर इस रिपोर्ट को पढ़ लेना है, इस रिपोर्ट को यूज कर लेना है, PT में यूज कर लेना है, मेंस में यूज कर लेना है। अब इस रिपोर्ट का क्या नाम है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023। रीजनल व्यू, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय रूप से व्यू निकाला गया है कि इस चीज़ को लेकर। तो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के लिए 2023 का रिपोर्ट आया है, जिसमें 2021 ईस्वी की बात की गई है कि 2021 ईस्वी में लगभग में 74% भारतीय लोगों को आहार मिला है, भोजन मिला है, लेकिन वो फुल डाइट जो होता है, न्यूट्रिशन, पोषण से भरपूर डाइट, वो नहीं मिला है। उसका कारण क्या बताया गया है, तो वो भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मोर देन 74% ऑफ इंडियन कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। अफोर्ड का मतलब है कि वो वहन क्षमता नहीं है उनकी हेल्दी डाइट वहन कर खाने की। ठीक है, क्या लिखा है अगला, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेड इन द रिपोर्ट ऑन ट्यूसडे इन 2020 द परसेंटेज वाज 76.2%। लेकिन इसने रिपोर्ट में ये भी बोला है कि 2020 में 76.2% था, 2021 में कितना हो गया, 74% हो गया। यानी कि हमने लगभग में 2.2% का ग्रोथ भी हासिल किया है, 2.2% सुधार भी किया, ग्रोथ नहीं सुधार भी किया है। तो ये रिपोर्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें भी तो है, ढंग से तो देखेंगे ना। इन पाकिस्तान द फिगर वाज 82.2%, अपने पड़ोस में स्थिति और बुरी है। लेकिन बांग्लादेश में 66.1% पॉपुलेशन ही है जो क्या है, तो जो फूड न्यूट्रिशन के नहीं मिलने की कठिनाई से गुजर रही है। राइजिंग फूड कॉस्ट, अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इफ़ नॉट मैच बाय राइजिंग इनकम वुड लेड टू मोर पीपल टू अनेबल टू अफोर्ड ए हेल्दी डाइट। इन्होंने बोला है कि खाने पीने की वस्तुओं का दाम बढ़ना लेकिन आय का न बढ़ना, ये क्या है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है किस चीज़ का, तो स्वस्थ और न्यूट्रिशन से भरपूर फूड नहीं खा पाने का। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको, क्या मैं कह रहा है कि कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं कि आय नहीं बढ़ी है लेकिन खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत है क्या, आप अगर मार्केट जाते होंगे तो आपको पता होगा कि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। दाल, चावल, गेहूँ, इन सब चीज़ों के दाम ज़रा देखिए कि कितना बढ़ा है।
तेल का दाम देखिए कितना बढ़ा है, पिछले 5 साल से पहले कंपेयर कर लीजिए 2020 से पहले के प्राइस से और आज के प्राइस से, तो आपको खुद ही पता चले। लेकिन लोगों की आय क्या इतनी बढ़ गई है? नहीं। विवेक देबरॉय जी की समिति है जो ये कहती है, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार हैं, कि 25,000 कमाने वाले भारत के मात्र 10% लोग हैं जिनकी आय जो है वो 25,000 मंथली से ज़्यादा है। ये प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार जो है उनका रिपोर्ट है। ये जो FAO का रिपोर्ट था इसमें बात की गई किस चीज़, FAO रिपोर्ट इज ए ग्लिम्प्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मीटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स। इसमें इन्होंने 5Fs का क्राइसिस बताया है। 5F का क्राइसिस, 5F का क्राइसिस क्या है? तो पहला F है फूड, दूसरा क्राइसिस है फीड, तीसरा है फ्यूल, चौथा है फर्टिलाइजर का क्राइसिस, पांचवा क्राइसिस कौन सा है? तो फाइनेंस का, वित्त का क्राइसिस है। ये दुनिया में 5F का क्राइसिस चल रहा है। ये किसका है? तो ये वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बात चल रही है यहाँ पर के। द एशिया पैसिफिक रीजन विटनेस्ड, क्या लिखा है इन्होंने? एशिया पैसिफिक के इलाकों में क्या है तो सबसे ज़्यादा समस्या ये सब चीज़ देखी जा रही हैं। इनमें इन्होंने बताया है कि जो दक्षिण एशिया का भाग है उसमें क्या बताया इन्होंने? उसमें बताया कि 370.7 मिलियन अंडर न्यूट्रिश लोग रहते हैं, कुपोषित लोग रहते हैं। 370.7 मिलियन, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। इसी चीज़ को लेकर बातचीत चल रही थी FAO की रिपोर्ट में। उसके बाद से क्या कहा कि भारत को थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, यही चीज़ कहा गया। अब हम क्या करेंगे, ज़रा इस रिपोर्ट के बाद अपने देश में कुपोषण की क्या स्थिति है उसको ज़रा देख लेते हैं। अगला देखिए कि भारत के बारे में और क्या क्या बोला इन्होंने बोला है कि 31.7% जो हमारे बच्चे हैं वो इंडिया अंडर द एज ऑफ 5 सोर द, क्या लिखा है इन्होंने? स्टंटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द रिजल्ट ऑफ पुअर मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, है ना। इसके कारण से उनके 31% बच्चों में स्टंटिंग की घटना देखी जा रही है। उसके अलावा स्टंटिंग के अलावा वेस्टिंग की भी देखी जा रही है। वेस्टिंग में कितने हैं? तो 18.7%। इस रीजन में सबसे ज़्यादा वेस्टिंग हमारे ही देश में है। वेस्टिंग का तात्पर्य होता है लो वेट फॉर हाइट, जितनी ऊंचाई है उसके तुलना में क्या है तो आपका वजन नहीं है। और स्टंटिंग का मतलब होता है कि जितना उम्र है उसके हिसाब से क्या है तो हाइट नहीं है। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग को ज़रा ध्यान में रखिएगा। 18.7% है। रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग चाइल्ड इन वेस्टिंग लेस देन 5% इज द WHA ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। और अगला क्या है तो अगला यही सब चीज़। अगला इन्होंने महिला के बारे में भी थोड़ा सा बताया है कि इट सेड दैट 53% ऑफ वुमेन एज बिटवीन 15 से 49 इन इंडिया हैज़ एनीमिया विच वाज द लार्जेस्ट प्रेवलेंस रेट इन द रीजन इन 2019। एनीमिया का तात्पर्य होता है रक्त अल्पता। महिलाओं में खून की कमी है, बच्चे बौने पैदा हो रहे हैं या तो लंबाई के हिसाब से उनके क्या है तो वजन नहीं है। महिलाएं भी कुपोषित हैं, उनके अंदर रक्त की कमी है। भोजन सही नहीं मिलने से आयरन की कमी से क्या हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार चला रही है इन सब चीज़ों से लड़ने की। भारत सरकार की कौन कौन से पहले हैं तो राष्ट्रीय पोषण मिशन चला रही है भारत सरकार। इसके अलावा आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है जिसके साथ 5 किलो अनाज दिया जाता है। भारत सरकार 2022 तक कुपोषण के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया था। 2022 तक ही उन्मूलन करना था और ये अभी रिपोर्ट आया 2021 का। स्थिति तो दिख रही है जिसमें उन्मूलन नहीं हुआ होगा, जिसे पोषण अभियान के रूप में जाना जाता है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, भारत सरकार को भी पता था कि उसकी महिलाओं में एनीमिया सबसे ज़्यादा होती है। महिलाओं में रक्त अल्पता, और रक्त अल्पता के बहुत सारे रीजन होते हैं। सही खाना नहीं मिलना, कम उम्र में शादी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, महिलाओं की कम उम्र में शादी, प्रीमेच्योर एज में ही जब उनकी शादी कर दी जाती, इसके कारण से भी उनमें रक्त की कमी हो जाती है। जब वो बहुत जल्दी माँ बन जाती हैं तब उसके कारण भी उनका शरीर जो है वो खराब हो जाता है। इसे वर्ष 2018 में एनीमिया में काफ़ी कमी की गति को सालाना 1 से 3% अंकों तक कम करने को उद्देश्य शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक तो आपको रिपोर्ट दिख ही रहा है 2021 का। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम इसी उद्देश्य से लाया गया है कि बच्चों में कुपोषण को दूर किया जाए और नामांकन भी बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था जिसके तहत भोजन का अधिकार दिया गया था। भोजन तक पहुंच को कानूनी अधिकार बनाते हुए समाज के सबसे कमजोर लोगों के खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित किया गया था। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम ये 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ये आज तक चल ही रहा है और आज भी चल रहा है कि बच्चों में क्या हो कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए। इसे वर्ष
1975 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच व रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसको ध्यान में रख सकते हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। भारत में समस्याएं कौन कौन सी देखी जाती है सामान्य तौर पर जिसके कारण से कुपोषण होता है, तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भूख की पहचान का मनमाना रवैया, हमें ये पता ही नहीं है कि बीपीएल, एपीएल, इन सब चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। हम बीपीएल को मान लेते बहुत गरीब है, जो एपीएल आते हैं उनको मान लेते सही हो गया। अब किसी की आय 6,000 रुपये थी तो बीपीएल में थी, 6,100 रुपये हो गया, 6,100 रुपये हो गया तो क्या हो गया, वो एपीएल में आ गया। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे के दोषपूर्ण वर्गीकरण के कारण खाद्य उपभोग में व्यापक गिरावट आई है, जिसके कारण से भी कुपोषण अपने यहाँ उत्पन्न होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, दाल चावल खा लेना ही खाना नहीं होता है, आपको अलग अलग पोषक तत्वों को खाना पड़ता है। खासतौर से जो महिलाओं में कमी देखी जाती है, वो क्यों देखी जाती है, क्योंकि उसका कुछ सामाजिक कारण भी है। सही से खाना नहीं मिलना, घर में बाद में खाना खाना जो बचा खुचा है वो, या फिर जो पेट भरने वाला खाना होता है वही खा के रहना। जब प्रेग्नेंट होती है महिलाएं तो उसके कारण से भी क्या होता है, उनको उस समय फूड अच्छे चाहिए होता है, वो भी नहीं मिल पाता है। इसके कारण से बच्चा भी कुपोषित पैदा होता है और माँ भी कुपोषित होती है। इसके साथ साथ ही कम उम्र में विवाह, मैंने अभी बताया आपको रीजन। इसके कारण से क्या होता है, उनका शरीर जिसमें बच्चे को पैदा करने के लिए तैयार नहीं था, उस समय में उनको वो सब जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिसके कारण से उनमें रक्त अल्पता देखी जाती है। एनीमिया बहुत बड़ी समस्या है भाई, यूपीएससी सवाल पूछ चुका है इस पर महिलाओं में। अपने देश में महिलाओं के खून नहीं है, उनके भोजन हम खा जाते हैं, है ना। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इसके कारण से गरीबी का दुष्चक्र एक बहुत बड़ा कारण है, और इसके कारण से क्या होता है, भारत में कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। संक्रमक प्रेरित कुपोषण, मलेरिया और खसरा जैसे संक्रमण तीव्र कुपोषण को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके कारण से भी भारत में कुपोषण की समस्या देखी जाती है। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। अगला है कि राज्यसभा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी नियुक्ति के लिए, और इलेक्शन कमिश्नर इनकी नियुक्ति के लिए जो बिल पास था, बिल बनाया गया था, विधेयक लाया गया था अगस्त महीने में। अगस्त में लोकसभा से पारित किया गया था, अब ये राज्यसभा से पारित कर दिया गया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्ति को लेकर जो प्रावधान नए किए गए, बदले गए हैं, वो उसको पास कर दिया गया राज्यसभा से। राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन लगा देंगी तो 1991 का जो अधिनियम था वो निरस्त हो जाएगा, 1991 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा, और 2023 का अधिनियम जो है वो लागू हो जाएगा। तो कौन सा नियम बनाया जा रहा है उसको जरा देख लेते हैं, जिससे ये हो कि आपको पता हो, एग्जाम में पीटी मेंस दोनों में इससे पूछा जा सकता है। इसका आलोचना अगर करना होगा तो किस प्रकार से आप आलोचना करेंगे, पूछा जाता है ना, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो वहाँ पर आप ये बता सकते हैं, कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर से विश्वास को कम करेगा, क्योंकि सरकार की मनमर्जी चल सकेगी, इस तरह का पैनल बनाया गया है। लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करेगा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो हमारे देश में बात चली आ रही आज़ादी के समय से ही, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करेगा ये। ओके, देखिए विधेयक में चयन समिति की बात की गई है। चयन समिति में शामिल होंगे प्रधानमंत्री महोदय, सदस्य के रूप में लोकसभा विपक्ष का नेता। अगर विपक्ष का नेता मौजूद नहीं है, यानी कि किसी को 55 सीट से भी कम सीट मिला है किसी पार्टी को, विपक्ष का कोई नेता है ही नहीं, विपक्ष की कोई पार्टी है ही नहीं, तो लोकसभा के जो सबसे बड़े दल होंगे उसके नेता होंगे। और यदि लोकसभा विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई तो लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा। और तीसरे सदस्य होंगे प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री। एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री महोदय खुद हो गए तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी होंगे, उसके अलावा लोकसभा का एक विपक्ष का नेता। अब इसमें बताइए, अगर वोटिंग होगा तो कौन किसकी मर्जी चलेगी, तो जो सरकार में है उसकी मर्जी चलेगी। 3 लोगों में 2 लोग जिस तरफ भी वोट कर देंगे वो चुने जाएंगे। अब 2 लोग किस तरफ वोट करेंगे आपको बताने की जरूरत थोड़ी ना है। खोज समिति, विधेयक में सी और ईसी पदों के विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने तो एक खोज समिति, सर्च कमेटी का स्थापना का प्रस्ताव है। खोज समिति का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव करेंगे अध्यक्षता, और इसमें सचिव के पद के नीचे 2 सदस्य भी शामिल हैं जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान व अनुभव होगा। ये खोज समिति के द्वारा ऑफिसर को खोजेंगे, उसके बाद उनकी अपॉइंट किया जाएगा। रिक्ति के कारण अमान्य नहीं किया जा सकता है। चयन समिति के संविधान में किसी रिक्ति या दोष के कारण सीईसी व अन्य ईसी की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी। पिछले अधिनियम को निरस्त किया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों, व्यवसाय के संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करता है। इस अधिनियम के पारित होने के बाद चुनाव आयोग का कामकाज उसके द्वारा नियंत्रित होगा। 1991 का अधिनियम प्रावधान है कि ईसी का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। विधेयक में प्रावधान है कि सीईसी व अन्य ईसी का वेतन, भत्ता, सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी। पहले क्या था, सर्वोच्च न्यायालय के समान था, अब वो किसके सामने समान होंगी, वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें तो कैबिनेट के जो सचिव होते हैं उनके समान कर दी गई है। पहले न्यायाधीश महोदय के समान था, अब कैबिनेट सचिव के समान कर दिया गया है।
कुछ क्लियर हो रहा है आपको? सर्वसम्मति व बहुमत का निर्णय। विधेयक इस प्रावधान को बनाए रखता है कि चुनाव आयोग का कामकाज जब भी संभव हो सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। मतभेद की स्थिति में बहुमत का दृष्टिकोण मान्य होगा। ओके, चिंताएं क्या है? तो शक्ति के संतुलन का सिद्धांत पहला चिंता है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जब उसके पैनल में होंगे तो विपक्ष के नेता को रखने का कोई मायने बनता ही नहीं है, लेकिन उसको नाम के लिए रख लिया है उसमें, ठीक है ना। निर्वाचित शासन पर प्रभाव। प्रस्तावित परिवर्तन का ECI की स्वतंत्रता व कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा और सवाल खड़े किए जाएंगे, और उस सवाल का जवाब देना तब आसान नहीं होगा। अभी तो सवाल का जवाब देना आसान होता है कि जो इनकी नियुक्ति होती है वो निष्पक्ष तरीके से होती है, लेकिन बाद में उसकी नियुक्ति पर ही सवाल खड़े किए जाएंगे कि अपने मनमर्जी से सरकार क्या कर रही है। तो ऑफिसर को नियुक्त कर रही है, अपने लिए चुनाव आयोग से छूट का फायदा उठा रही है। निर्वाचित शासन पर प्रभाव। प्रस्तावित परिवर्तनों पर ECI की स्वायत्ता कार्यप्रणाली प्रभाव पड़ेगा। निर्माताओं के उद्देश्य के साथ संरेखन। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय में इस बात पर जोर दिया था कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य चुनाव की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय का स्थापना करना था। आपको पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार से UPSC मेरिट का प्रहरी होगा, ये मेरिट की देखभाल करेगा। UPSC की एग्जामिनेशन में मेरिट को सर्वोच्चता दी जाएगी, ये मेरिट का प्रहरी होगा देश में। इसलिए आर्मी में भी जो ऑफिसर्स जाते हैं CDS NDS जुड़कर, और UPSC सिविल सेवा में, दोनों जगहों पर मेरिट का प्रहरी कौन है? तो UPSC। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? तो निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी होगा, ये देश के लोकतांत्रिक ढांचा को सुरक्षित रखेगा, हमेशा ये स्वतंत्र रूप से काम करेगा। उसके अलावा जो कैग है उसको बोला गया था कि ये देश का जो खजाना है उसके काम को सही से निभाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोला गया था ये संविधान का प्रहरी होगा। ये कुछ स्तंभ बनाए गए थे संविधान निर्माताओं के द्वारा, जिसमें से एक स्तंभ लगभग में ध्वस्त हो चुका है। अगर ये अधिनियम राष्ट्रपति महोदया से पारित हो जाता है, हो ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक रहा। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कुछ ना कुछ तो सिखाने की मैं कोशिश करता ही हूँ, कुछ ना कुछ तो सीखते ही होंगे आप लोग, मुझे लगता है 45 मिनट बर्बाद तो नहीं होता होगा। ठीक है, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।